नमस्कार दोस्तों। आइए अब बात करते हैं पीजीटी हिंदी जो 16 के बाद प्रस्तावित है उस पर बात करते हैं और पूरी बात करेंगे। जो है एक ही वीडियो में आज के वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जो है अब अभी इसकी बात हम आगे करेंगे। आज ये जो है आरोह भाग 2 जो है ना, इसकी सभी कविताओं का संक्षिप्त और एमसीक्यू आधारित प्रश्न रहेगा। कक्षा 12वीं में जो चलती है, तो आइए जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है आप हमारे बारे में रोक कर देख सकते हैं। बहरहाल आपका प्रेम और सौहार्द जो है हमें उत्साह बढ़ाया है। तो मैं बहुत मेहनत करके इन वीडियो को बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके इसका अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। तो यदि आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें देख लें, इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए कुछ बातों की तरफ हम इशारा करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग जो है करेंगे क्या कि इसमें सबसे बड़ी बात कि हाँ, इसमें वही पढ़ेंगे जो आएगा। पहली बात, यूट्यूब पे हमने देखा है कि कई लोग जो है ना पढ़ते हैं, ठीक है ना, हमको इसमें पढ़ाना है। इस ये जो है क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए कि चाहे वो आप शहर स्वीकारा की बात करें या फिर निराला की बात करें या फिर तुलसीदास की बात करें, तो हम ऐसी आपको चीज़ें बताएंगे जिससे यदि आप भूल भी जाते हैं तो आप समझ कर जो है उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो एक ही वीडियो में जो है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जो विभागीय परीक्षा जिसका हम शेयर देंगे लिंक में, उसी आधार पर पूरा नोट्स हमने बनाया है। तो आइए देख लिए एक नज़र से कि पाठ्यक्रम में क्या क्या हम शामिल किए हैं और आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ पे ज़्यादा जोर दें। देखिए, और आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ और बता देंगे कि आप अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है कुछ पार्ट इसमें कठिन है और इस एक किताब के आधार पर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि एक बात और बता दे रहे हैं कि आपका टीजीटी में 10 किताबें थी, यहाँ आपके पास 5 किताबें हैं। 5 में सबसे मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण यह किताबें हैं। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन को देखेंगे। अब इनके जन्म और मृत्यु 1907 से 23, इनकी आत्म परिचय और एक गीत 2 है इसमें। ये गीत जो कि निशा निमंत्रण से संकलित है। आलोक धनवा, ठीक है ना, 1948 में जन्म। पतंग इनकी कविता है। कुंवर नारायण को इसमें पढ़ेंगे। कुंवर नारायण का जो है कविता के बहाने और बात सीधी थी, 2 कविताएं इसमें। चलिए, रघुवीर सहाय की सबसे बेहतरीन कविता कैमरे में बंद अपाहिज, ये हम पढ़ेंगे। मुक्तिबोध थोड़ा सा कठिन भी है, 1917 से। हो सकता है शहर स्वीकारा आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो, तो मुक्तिबोध के यहाँ थोड़ा धैर्य रखिएगा। देखिए, शमशेर की उस पर उषा को हम पढ़ेंगे, उषा पे बात करेंगे। अब शमशेर पे इन लोगों के जन्म के बारे में भी आप जान लीजिए। निराला पे हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी निराला की बादल राग है तो निराला पे यहाँ बात किया जाएगा। तुलसीदास की जो है 2 रचनाएं यहाँ ली गई हैं, कवितावली लक्ष्मण मूर्छा से। तो तुलसीदास पे भी हमने बात किया है, बहरहाल यहाँ भी करेंगे बात। तो 1896 से लेकर 19 फिराक साहब पे जो है बात किया जाएगा। रुबाई और गजल 2 इनके पास है। और उमा शंकर जोशी की जो कविता है छोटा मेरा खेत और बगुलों का पंख, तो ये कुल 10 कविताएं हैं। 10 कविताओं पे बात होगी और बार बार कह रहे हैं कि ये कविताएं जो है आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगी। तो बड़े साधारण शब्दों में आइए एक एक चीज आपको हम बताते जाएंगे। आप पेन और कागज लेकर नोट करते रहिए। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। पहली बार आए तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। अब आइए सबसे पहले काव्य खंड पे, ठीक है ना। एक एक चीज हम आपको बताएंगे जो आएगा। हरिवंश राय बच्चन का जो है की कविता बताइए, आत्म परिचय और एक गीत है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हमने जो है एनसीईआरटी से ही लिया है, एनसीईआरटी से ही प्रश्न आएंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें, यह इसमें दिया गया है तो आप याद रखिएगा। बच्चन जी की है। 1907 में इलाहाबाद में जन्म के बारे में तो नहीं है। हाँ, ये बातें काव्य संग्रहों पर आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सबको पता भी है कि कौन कौन से काव्य संग्रह जो है। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया 1938 में, मधु कलश हो गया 1938। निशा निमंत्रण को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, निशा निमंत्रण को, क्योंकि उसे एक गीत यहाँ पे एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियाँ,
यहाँ से आपको यह ध्यान देना है कि कौन सी कविता नहीं है, तो आप याद रखेंगे इन, ठीक है ना। अब इन तीनों के क्रम को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मधुशाला है 35 में। चलिए, 4 आत्मकथा तो खैर सबको पता है, क्या भूलू क्या याद को, निर्म का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसके अलावा हेमलेट और जनगीता और मैकबेथ का ये अनुवाद करते हैं, ठीक है ना। अब आइए, इनकी डायरी जो है, प्रवासी की डायरी बहुत प्रसिद्ध है। एक एक चीज आप जो है एक तरह से, अब देखिए इसके बाद आप याद रखेंगे कि 10 भागों में जो है इनकी ग्रंथावली है। 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ था। चलिए, व्यक्तिगत जीवन पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इनके। तो 1952 तक तो इलाहाबाद कार्यक्रमों में संबद्ध रहे, विदेश में भी प्राध्यापन का काम किया, और जो है हिंदी विशेषज्ञ आकाशवाणी में भी थे। इसके बाद देखिए, काव्यगत भी से पता है कि जो है वहाँ पढ़ाते थे अंग्रेजी, हिंदी के विशेषज्ञ थे, अंग्रेजी के प्राध्यापक। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि इनके काव्य की विशेषताओं पर हम बात कर लेते हैं। काव्य में जो है, देखिए हम वही बार बार कह रहे हैं, आपको जो है ना वही बात बताएंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, आप इसमें कि यहाँ जो है इनके यहाँ मध्य वर्ग के बिछोह मिलेंगे, विकल मन से बच्चन ने वाणी का वरदान दिया, उन्होंने छायावाद का, ठीक है ना, लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी, ठीक है, याद रखिएगा, छायावाद के बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षणता का प्रतीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब इसमें देखिए सबसे जरूरी ये है इनके हालावाद को समझना। हो सकता है हालावाद पूछेगा, तो इसको जो है बड़े अच्छे से इसको समझ लीजिए, एनसीईआरटी से ही है। देखिए इसमें है क्या। अब उमर खयाम जो है ना उमर खयाम का मस्तानापन, ठीक है ना, इनकी प्रारंभिक कविताओं जिसे मधुशाला मिल गया। अब ये आपको याद रखना है, यहाँ से देखिए कि जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता व प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाते, ये चीज हो गया। और दूसरी बात, आप हालावाद पर जो है इसको याद रखेंगे कि कविता का एक घूंट, ठीक है ना, एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंटे भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव स्वीकार कर ले, अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, कुल मिलाकर तेरा मेरा के झगड़े काफूर हो जाएंगे, इसी को हालावादी दर्शन कहा गया है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बार बार करेंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, तो आप धैर्य मत खोइए। हाँ, थोड़ा बहुत आपका जो है चार्ज, नेट के चार्ज में खर्च आएगा। बहरहाल ये बात करते हैं। अब देखिए, अगली विशेषता है कि उनकी जो युग विरोध संबंधी जो कविताएं हैं ना, बाद में लिखी है, उनका मूल्यांकन अभी कम हो पाया है। बहरहाल बच्चन का एक बात याद रखिएगा, काव्य रूप सबसे विख्यात है, ठीक है ना। आत्मकथा तो है ही, लेकिन वो काव्य रूप सबसे, इसको भी याद रखिएगा। क्यों? अब इसके अलावा ये तो पता ही है कि कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा तो पता ही है, ठीक है ना। जो ईमानदार, आत्मस्वीकृत और प्रांजल शैली कारण निरंतर पठनीय तो अभी है, अभी भी उतनी पढ़ी जाती है। अब कविता के आसपास देखिए सारांश जो है इसमें। अब एक चीज आपको याद रखना है कि एक गीत जो दिया गया ना कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है हो जाए ना, तो उसको जो निशा निमंत्रण से लिया गया है। तो आप निशा निमंत्रण याद रखेंगे, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब आत्म परिचय में देखिए है क्या। आत्म परिचय दरअसल जो है ना अपने बारे में ये बताते हैं कि इसमें देखिए, इसको समझ लेंगे, पूरी कविता समझने की जरूरत नहीं है, जान लीजिए। तो चलिए, अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है, समाज में व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, दुनिया अपने व्यंग्यवान, ठीक है ना। पहली बात, दुनिया के बारे में बात इन्होंने किया है, क्योंकि क्योंकि दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का, उस उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है।
अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक यानी कुल मिलाकर दुनिया से ये बात करते हैं, ठीक है ना। पूरी कविता का सारांश अगर एक लाइन में, चूंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, आप याद रखिएगा, अगर कहना हो तो इसमें है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का, मेरा जीवन सिद्ध विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, पूरी कविता का है ये। शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य, साथ ही साथ ही वह बेखुदी मस्ती, दीवानगी व्यक्तित्व में उभरनी, अपने व्यक्तित्व की बात ऐसे ही करते हैं। और इसमें है ना ये कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो ये है ना, ये उनका है, और जो है बच्चन जी का। अब देखिए यह ठस्सा जो तलबगार होने की बात जो है ना, छायावाद के बाद जो गीत काव्य का जो है ना ये प्राण बनता है। इसी को जो है ना किसी यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं, ठीक है ना, उसी की व्याख्या है। चलिए आगे बात करें। अब एक गीत पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसको याद रखिएगा, बार बार यह प्रश्न आ सकता है और आ रहा है। 1938 में जो निशा निमंत्रण प्रकाशित हुआ था ना, उसी में जो है ये कविता छपी थी। देखिए निशा निमंत्रण में जो गीत है, प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य, ठीक है ना, का धड़कन हृदय को सुनने को काव्यात्मक, पहली बात ये। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि यह गीत जो है ना, चूंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी 1936 में, उसके बाद की जो रचनाएं आती हैं उसमें इस वियोग का प्रभाव आपको दिखता है। चलिए अगर आगे बात करते हैं। बहुत सरल और सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यही गीत में जो है आपको दिखेगा। अब मूल प्रतिपाद्य पे हम बात कर लेते हैं 2 मिनट, 1 मिनट। अब देखिए, किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर दे सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के लिए अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो ये इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें और कुछ संभावित, ये तो खैर पता ही हो गया कि पूरी आत्मकथात्मक शैली है। कवि इस दुनिया के लोगों में निश्चल प्रेम बांटना चाहता है। स्नेह सुरा में वह क्या है, रूपक अलंकार है ना, कि मैं, ये याद रखिएगा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि विरोधाभासी जो है, इसमें आत्म परिचय, ठीक है ना, विरोधाभासी प्रवृत्ति आपको मिलेगी। चलिए जल्दी जल्दी, चूंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बहरहाल इसमें जो है देखिए, हम जो है कुछ लाइनें जो महत्वपूर्ण हैं उसको हम इसमें जो है, एक बहुत ही जरूरी लाइन है और ये पूछा जा गया कई बार, मैं और जग कहाँ का नाता, ठीक है ना। ये और जो शब्द है ना 3 बार आया है, तो तीनों का हो सकता है पूछ ले, तीसरे का अर्थ क्या हुआ। तो पहला देखिए, इसमें याद रखिएगा, पहला और जो है कवि के लिए है, ठीक, दूसरा और जो है संसार के लिए है, और तीसरा और जो है संसार और कवि के बीच जो रिलेशन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करें। कवि फूट पड़े तब लोगों ने इसे क्या समझा, छंद बनाना। इसमें है ना कि इसमें छंद बनाना, तो ये लोगों ने समझा कि वो छंद बना रहे हैं। अब देखिए एक चीज और याद रखिए कि इसमें है ना कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, दाना यानी बुद्धिमान की जगह ना सब। एक गीत कविता में कौन से बिंब, तो आप दृश्य बिंब, एक गीत वाले में देखिए कुछ ये पंक्तियां, आप इसको रोक कर पढ़ लीजिएगा। बहरहाल जो है बहुत ही बेहतरीन कविता तो है ही, है ना। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है अपूर्व संसार, अपूर्ण संसार मुझको न भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है, मैं जला हृदय वाला भी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। हो सकता है कि यहाँ से लाइन पूछे,
ठीक है ना, इसलिए हम कह रहे हैं इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये तो जैसे जग भवसागर, भवसागर में रूपक अलंकार याद रखिएगा। चलिए, और ये तो आप याद ही रखेंगे कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जिस पर भूपों के राज प्रसाद न्यौछावर, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो ये 3-4 जो है महत्वपूर्ण है। अब चलिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, थोड़ा हम भी तेजी में पढ़ें। हो जाए न पथ में रात का, इसको हम थोड़ा नोट कर लें कि आपको याद रहेगा। मंजिल भी तो है दूर कहीं नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके बाद इसी में है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, ये वियोग संग्राह श्रृंगार है, बार बार करें। 1936 में उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद कविता है। मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, दिन जल्दी भरता मन में विवलता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से पहला पाठ आपका पूर्ण हुआ। आइए दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। आलोक धनवा, आलोक धनवा के पाठ का नाम बहुत स्पष्ट, इससे इससे अधिक आएगा भी नहीं। चलिए, आलोक धनवा ने पतंग, अब देखिए, एक अगर छोटे से उसमें हम बताए हैं पतंग को, तो पतंग पे तो हम बात करेंगे ही कि कैसे जो है, क्या है पतंग जो है। पतंग जो है आलोक धनवा की कविता है। आलोक धनवा 1948 में, देखिए ना, ये इसको याद रखिएगा कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना। ये आलोक धनवा का कथन आपकी एनसीईआरटी में है। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, अब उन मुंगेर बिहार के, पटना में रहते हैं अभी भी, देखिए ना। अब ये इनका जो एकमात्र काव्य संग्रह जो है, ठीक है ना, दुनिया रोज बनती है, इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अगला जो है, अगली रचनाएं कि पहली कविता जनता का आदमी जो है, ठीक है ना, 1972 में प्रकाशित होती है। ठीक है ना, उसके बाद जो है क्या है, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये 2 और कविताएं भी प्रसिद्ध है। व्यक्तिगत सम्मान भी इनको बहुत सारे मिलते हैं, राहुल सम्मान, बिहार सम्मान, ठीक है ना, बनारसी प्रसाद, पहल सम्मान याद रखिएगा, पूछ देगा कि कौन सा नहीं है। बहरहाल, इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही। चलिए, अब काव्यगत विशेषताओं पे। 7वें और 8वें दशक में आलोक धनवा जो थे, बहुत छोटी अवस्था में, ठीक है ना, अपार लोग हो सके कि छोटी अवस्था में, अब ये दशक याद रखिएगा, ठीक है ना। आलोचकों का तो यहाँ तक मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, उसका इनका भी मूल्यांकन नहीं हो पाया। बहरहाल, इतनी व्यापक ख्यात के बावजूद शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी, यानी थोक के भाव उन्होंने कभी लेखन नहीं किया। कब, खैर, अब सोचिए 1972 में, ठीक है ना, 1972 में इनका जो है लेखन आरंभ होता है, और अभी तक एकमात्र काव्य संग्रह वही 98 में दुनिया रोज, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें काव्य संग्रह 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, विश्वविद्यालय में जाना, ये सब तो खैर नॉर्मल चीजें हैं। चलिए, अब पतंग कविता पर हम बात कर रहे हैं, तो पहले पतंग कविता पे बात करने से पूर्व आप यह जान लीजिए कि पतंग जो है एकमात्र संग्रह जो है ना, उसी से लिया गया, उसी के तीसरे भाग में को शामिल किया गया, ठीक है ना। चलिए, पतंग के बारे में एक्चुअली देखिए है क्या, पतंग में ना, पतंग जो है, अब ये मान लीजिए कि ऐसे ये छत है, ठीक है, ये छत है, ये मान लीजिए छत है। अब छत के किनारे जो है, मान लीजिए लड़का जो है पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पतंग उड़ा रहा है, तो ये उसमें ना, ये जैसे किनारे, अब कब यहाँ से देख रहा है कि अरे ये तो कहीं गिर न जाए, तो ये इनको जो है ना खतरा है, ठीक है ना, वो बचा लेता है अपने आप को। तो इसी पे पूरी कविता चल रही है, पूरी कविता, यानी पतंग के बहाने जो है क्या करते हैं, बाल सुलभ चेष्टाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण करते हैं। अब इसी में जो है ना, देखिए, इसमें ना प्रकृति का भी, सावन के बाद भादो आने की बात करते हैं, सुंदर बिंब आपको मिलेगा यहाँ पर। आसमान में जो पतंग उड़ रही है उसे बालमन छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है,
बहरहाल कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में हमको ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का, अब देखिए यहाँ एक देखिएगा ना, अब यहाँ शरद 3 ऋतुओं का वर्णन है, सावन भादो और शरद, ठीक है ना। देखिए अब वही जो हम बता रहे थे कि तितलियों की रंगीन दुनिया है जहाँ दिशाओं के मृदंग बज रहे हैं। अब दिशाओं को इसमें कह रहे हैं कि मृदंग की तरह बज रही दिशाएं। तो आप जो है, अब छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो बचाने का भी। तो इस तरह जो गिर गिर कर जो संभलते हैं, वही पृथ्वी का कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाती है, ठीक है ना। वो पृथ्वी घूमते हुए आती है उसके पैरों के पास। बहरहाल चलिए, वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला रखता है। फिर अंधेरे के बाद शरद की प्रतीक्षा करता है। तो ये ऐसी इस तरीके से आपको देखिए, हम बता रहे थे ना कि आपको सावन और भादो दोनों ऋतुओं की बात की गई है। इसके अलावा प्रकृति के बारे में, ठीक है ना, प्रकृति और आसमान दोनों ही एकदम साफ उस समय है, ठीक है। बच्चों के दिल भी नए उत्साह, तो बच्चा और प्रकृति का इसमें वर्णन है। चलिए कविता के आसपास जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तेज बौछार जो भादों से हो गई। अब खरगोश की आंख की तरह लाल सवेरा में उपमा अलंकार। शरद ऋतु में आसमान में चारों ओर फैली किसी चमकीली सूरज साइकिल की तरह होती है, उसी में है। बच्चे पतंगों के साथ किसे के सहारे उड़ते हैं, बाल सुलभ कल्पनाओं के सहारे। कविता में बिंबों का प्रयोग किया गया बहुत, और कुछ नहीं इसमें, बस हाँ, जैसे इसमें ना ये इस तरीके का जो शब्द आए तो पुनरुक्ति प्रकाश से याद रखिएगा। शरद ऋतु का वर्णन बालक के रूप में तो हो ही गया। बालक शरद के आकाश को एकदम, ये जो ना, ये मुलायम आकाश को मुलायम बनाने की बात लड़का सोचता है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हैं कि इसमें स्पर्श बीम है, पतंग का ऊपर उठना, जैसे पतंग दिख रहा है ना, दृश्य बीम हो गया। ऐसे ही आप जो है इसको याद रखिएगा, ये वाला पार्ट जो है, ये यानी बच्चों के उछलने की तुलना जो है ये कपास के साथ की है कवि ने इसमें। चलिए, कपास के तुलना के कारण बच्चों का मन व भावनाएं कपास की तरह स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। पृथ्वी, अब ये बता नहीं, जिनके बेचैन पैरों के साथ आती है तो बच्चों के पास आती है। पतंगों की डोर खींचते खींचते कहाँ तक पहुंच जाते हैं, छत के बता ही चुके हम आपको। अब ये याद रखिएगा, मृदंग की तरह दिशाओं की बजाने की बात किया गया है। तेज बौछार गई, भाव तब परिवर्तन हो गया। चलिए कविता में बिंब कौन कौन सा है इसको याद रखेंगे, पूरी बिंब है आपको। तेज बौछार क्या है, गति है इसमें। सवेरा जो है स्थिर, आकाश को मुलायम बनाना, स्पर्श। अब देखिए इसमें याद रखिएगा, कुछ पंक्तियां हम यहाँ लिख दिए हैं, आप रोक कर जरूर पढ़ लीजिएगा कि छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, आप इन पंक्तियों को आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब जो हम बता ही दिए कि पृथ्वी जो घूमती हुई आती है पास, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब छतों के खतरनाक किनारे की बात हो ही गई, हाँ, इसको याद रखिएगा, ये पृथ्वी और भी तेज आती है बेचैन पैरों पर। चलिए अगला पाठ अब आ गया 3। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप धैर्य रखिएगा। बहरहाल देखिए 3 जो है कविता के बहाने और कुंवर नारायण की जो है बात सी, 2 कविताएं हैं इनकी, और बहुत बेहतरीन कविता है। 1927 से लेकर 2017 तक इनका जो है, इनकी समय सीमा है। न जाने कब से बंद एक दिन, इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो देखिए इसमें जो है 19 सितंबर 1927 से, हो सकता है ना कि क्रम दे दे, ठीक है ना। आप तो इसलिए एक चार जो है आप पहले पेज वाले क्रम को याद रखेंगे। 2017 में इनकी जो है मृत्यु हुई, निधन हुआ। हाँ, यहाँ इसको याद रखेंगे कि आपको जो है इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रहों को याद रखना है। बार बार करेंगे, क्वेश्चन जो है नहीं वाला आ रहा है तो आप चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, जहाँ से लिया गया है ये जो पढ़ेंगे, तो इसको तो याद रखना ही है। अब आत्मजयी भी याद रखना है। इन दिनों देखिए कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों 2 काव्य संग्रह से इसमें जो है। चलिए आगे बात करते हैं कि कहानी संग्रह भी इनके पास है। तो कहानी संग्रह जो है कोरोना आकारों के आसपास, आज और आज के पहले, ये समीक्षा हो गई। मेरे साक्षात्कार एक जो है
सामान्य रचना है। तो आइए व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो बस इनको याद रखिएगा कि इनको जो साहित्य अकादमी जो था ना, कोई दूसरा नहीं पर मिला था 1995 में। इसको याद रखेंगे और सारे पुरस्कार मिले, उस पर बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब गर्द से ढकी, इसी इन्हीं का है स्टेटमेंट, गर्द से ढकी गई हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले, ठीक है ना, गर्द से ढकी यानी हर किताब गर्दा से 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करते हैं। और ये तो मान लीजिए, ये तो उनके बारे में कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए इनकी काव्य के बारे में जान लेते हैं। कुंवर नारायण पर जानने के लिए, चूंकि दोनों कविताओं में देखिए, कविता की विधा को उन्होंने सृजन में, कर में हमेशा प्राथमिकता दी है। और नई कविता में यह आते हैं, ठीक है ना, जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की ओर दमी के लिए ले ली गई, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जो है ना प्रबंध काव्य लड़का बहुत प्रतिष्ठा है। अब ये इसको, इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा कि आलोचक क्या मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक द्वंद्व के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो ये दे देगा, स्टेटमेंट पूछ देगा जो है किसके बारे में कहा गया है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं, ठीक है ना, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। इसको याद रखिएगा कि यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, ठीक है ना, सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते। पहली बात उल्टा है, जिससे बात सीधी थी, पढ़ेंगे ना तो बाद में टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूल उनकी कविता के बीज शब्द हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, आप याद रखेंगे। पूरी तरह नागर संवेदना की कवि हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नागर संवेदना जो ऊपर वाले हैं उनके यहाँ नहीं के बराबर है कब विवरण। वैयक्तिक और सामाजिक उहापों का तनाव पूरी व्यंजन, ठीक है, ये भी। चलिए आगे बात करें। एक पंक्ति में उनकी काव्यगत विशेषताएं हम अगर जानना चाहें तो तटस्थ बीत राग, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे पूरा, अगर एक लाइन में इसको याद रखिएगा कि तटस्थ बीत राग, ये तटस्थ वीतराग हो गया। नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा समूह एक संवेदनशील मन में, ये इसको याद कर लेंगे आप। अब कविता का सारांश तो हो ही गया कि कविता के बहाने जो कविता है, ठीक है ना, कुंवर नारायण की याद करिएगा, ये आ रहा है इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। चलिए आज का समय कविता के वजूद को लेकर, ठीक है ना, इसमें कविता के बहाने ना ये कविता का के वजूद की बात की गई है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो ये यांत्रिकता का दबाव, ऐसे में कविता कविता की अपार संभावनाओं टटोलने का एक अवसर देती है, कविता को जीवित रखने, यानी कविता के बहाने एक यात्रा है। अब ये देखिए, ये इसको अगर पढ़ लेंगे ना, चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, एक और प्रकृति और दूसरे भविष्य की ओर कदम बढ़। तो कविता जब इसमें ना कवि जो है कविता लिखता है, चिड़िया फूल और बच्चों से उसकी तुलना करता है। कहने की आवश्यकता नहीं, चिड़िया की उड़ान की सीमा है, ठीक है ना, इस ये भी कविता में यह है, चिड़िया के उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ परिणत निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। तो ये कविता का मूल कथ्य है। कविता के बहाने, कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों की इसके जड़ चेतन, और ये इसको याद करिएगा, ठीक है ना। चलिए जो जरूरी चीज है उसी पर हम बात करें। कविता की उड़ान को असीमित जो है, ठीक है ना, असीमित, और चिड़िया की उड़ान को इन्होंने सीमित माना है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा, जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अपने पराये का भेद भूल कर सभी घरों को अपना समझकर वहाँ वहाँ चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी एक ये इसको याद रखेंगे। बात सीधी थी, ये तो बहुत ही मजेदार कविता है, बस याद रखें कोई दूसरा नई संग्रह से ली गई है। होता ये ना कि देखिए सीधी बात, इसमें एक चीज जान लीजिए कि इसमें जो है द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई। चलिए अब इसमें इसको देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए इसको आप जो है, इसमें बस आपको यह देखना है कि
इसमें होता है ना कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत है, ठीक है ना। और वैसे जैसे हर पेज, जैसे देखिए कविता में होता है ना कि जैसे मान लीजिए शब्द है, इस पूरी कविता को सोच लीजिए, शब्द है तो हर शब्द का एक नियत जो है अर्थ है, मान लीजिए निश्चित अर्थ है, यानी पेज से उसमें कस दिया गया है। लेकिन यदि मान लीजिए भूल से भी कोई अगर गलत बात निकल गया मुंह से, मान लीजिए, तो वह अगर गलत बात निकला तो वो घूमने लगता है चारों ओर। तो कवि क्या करता है, यह हथौड़ी लेता है, उसको कील की तरह ठोक देता है, ठीक है ना। जब ठोक देता है फिर भी कुछ नहीं होता है, तो अंत में क्या कहता है कि कुछ नहीं भाई, चलो भाषा को जो है ना सहूलियत के साथ जो सीखने की बात करता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई, भाषा जो है अच्छे तरह से बोलना, यही कविता है। खैर बहरहाल आइए बात करते हैं कविता के अस्तित्व की बात पे, ये हो है इसमें कवि के लिए कविता क्या है, मन की उड़ान, प्रकृति का भी क्या कहा है, कविता लिखने का एक समान साधन। अंत में कविता कालजयी होती, निष्कर्ष हो गया। चिड़िया हो गई, बच्चों की बात हो ही गई, इसमें इसमें बहुत ज्यादा, हाँ, भाषा को सहूलियत से बरतना जो है, ठीक है ना। इसमें होता है कि कविता की रचना करते वक्त कविता में सहज सरल सब ये व्यवहारिक बातें हैं। चलिए अब यहाँ जो है प्रश्नानुकूल अलंकार आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कुछ काव्य पंक्तियां हैं, अब आप इसको रोक कर जरूर पढ़ लीजिएगा। कविता एक खिलना है फूल के, कविता खिलना फूल भला क्या जाने, बाहर भीतर इसगर उधर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल के जाने। बात सीधी थी वाला तो मान लीजिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब यही है, नहीं बता रहे थे कि भाषा के चक्कर में टेढ़ी पड़ जाती है, उसे पाने की कोशिश में भाषा का पलटा उल्टा तोड़ा मोड़ा घुमाया पियाया, और जो क्या हुआ और परेशान करने लगी। आखिरकार वही हुआ जिसका, यानी वो चूड़ी मर जाती है, ठीक है ना। बहुत जोर जबरदस्ती से उसको घुमाया जाता है, उसके बाद में क्या करता है वो कि कील से ठोक देता है, बाद में कहते नहीं नहीं भाई इसको सहूलियत से बरतना चाहिए। तो ये कविता का मेन जो है थीम है। चलिए बात करते हैं पाठ 4, तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। कैमरे में बंद पाई, ये रघुवीर सहाय की कविता है, ठीक है ना। अब इसको याद, कुछ होगा कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायद टूटेगा। तो इसमें जो 1929 में जो है लखनऊ में इनका जन्म, जन्म से कोई वो नहीं है, बस ये याद रखिए अगले दूसरे सप्तक में इनका उल्लेख मिलता है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, ये बहुत ही याद रखिएगा। तीनों काव्य संग्रह का नाम याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि ऑल इंडिया रेडियो से ये संबद्ध रहे, ठीक है ना। हैदराबाद से निकल कल्पना, इसके बाद दैनिक नवजागरण दिनमान से भी ये संबद्ध रहते हैं। हाँ, जो कविता यहाँ पे लोग भूल गए थे, इसी पर इनको साहित्य अकादमी मिला था 1984 में। रघुवीर सहाय जो है समकालीन कविता के संवेदनशील, ये भी यहाँ भी नागर चेहरा दिया गया है। सड़क चौराहा दफ्तर, नहीं हर चीज को जो है ना इन्होंने कविता बनाई। चलिए बात कर लेते हैं, पेशे से वो पत्रकार थे ही, ठीक है ना। लेकिन जो है कविता को उन्होंने कहानीपन और पर एक नाटकीय वैभव दिया। चलिए इसके बाद जो है काव्य की आंतरिक संरचना जो है, ये इसमें देखिए है क्या, इसमें जो है ना, इसमें आत्मान्वेषण की बात करते हैं, ठीक है ना। अब पत्रकार जो है खोजी पत्रकारिता की सनसनी के रपटे रह जाते हैं आत्मा ये। अब देखिए जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में हैं, इसको याद रखेंगे। मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी है। छंदानुशासन के लिहाज में भी ये अनुपम है, ठीक है ना। अब घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी आपके यहाँ मिलेगी। दूसरी विशेषता और जो है ना, यानी छोटी और लघु महत्ता को भी पे कविता करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए बड़े कहे जाने वाले विषयों को, समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, समाज से हाशिए वाले लोगों को भी ये निकालते हैं वहां से। चलिए भारतीय समाज में जिसे ताकतवर की बढ़ती हैसियत है ना, वहां भी जो है पत्रकारिता पे ये जो है कविता करते हैं। रामदास की हत्या जो है इनकी प्रसिद्ध कविता मान याद रखिएगा। अब कविता कैमरे में बंद अपाहिज तुमको लग रहने की, सबको पढ़ना, बहुत बेहतरीन कविता है। और बस ये जो है जो लोग भूल गए हो गया। इसमें है ना कि देखिए अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में से समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की कला रघुवीर शाही कविताओं में है। अब इसमें जो जो शारीरिक चुनौती एक व्यक्ति है ना उसको
टेलीविजन के कैमरे पे जो है लाया जाता है, ठीक है ना, टेलीविजन कैमरे पे लाया जाता है, और उसका जो है डायरेक्टर है, ठीक है ना, डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर उसको बार बार कहता है कि नहीं नहीं अभी अच्छे से तुम पीड़ा का व्यक्त नहीं किया, यानी जो रोने की बात है ना, नहीं नहीं और अच्छा, यानी पीड़ा को, ये याद रखिए, पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने की का दावेदार होना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है। विडंबना तब होती है जब पीड़ा को पर्दे पर उभारा जाता है और बार बार कहता है वो कि ना ना अरे थोड़ा और रो, अरे कितना रोएगा व्यक्ति। तो इस ये जो है ना कविता जो टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है एक तरफ, लेकिन टेलीविजन माध्यम से भी तो, लेकिन आपको याद रखना है इस कविता में कि अपनी व्यंजना में, ठीक है ना, अपनी व्यंजना में कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना झेलता है। बहरहाल इसमें जो है, अब शारीरिक चुनौती की बात हो गई, इसमें एक चीज याद रखिएगा इसमें कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, व्यंग्य कविता है ही, आगे बात करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा लेने पर जो है। चलिए, कविता में शैली का प्रयोग कौन सी, नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। अब करुणा की ये मुखौटे छिपी क्रूरता की कविता है। पत्रकारिता पर यहाँ व्यंग्य किया गया है। समर शक्तिवान मीडिया कार्य में व्यंग्य है। हम दोनों को रुलाना है एक साथ, ये अपाहिज और दर्शकों के बीच की बात है। तो ये क्रूरता की कविता हो ही गई। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हमने जो है इसको रखा है कि आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी रोने का। तो ये है, आप कुछ नहीं तो इस कविता को रोक कर पढ़िएगा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे एक समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है, कैमरा दिखा बड़ा बड़ा। तो ये इस तरीके से आप पूरी कविता जो है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये बीच बीच में ब्रैकेट दिया गया है, ये कविता से ही है, हम खुद इशारा करते हैं, बताएंगे कि कैसा। तो ये डायरेक्टर देता है, तो ये जो है एक तरह से इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। रघुवीर सहाय को इसको रोक कर आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत कम समय लगेगा। आइए बात करते हैं। बाद में कहता है ना कि थोड़ी सी कसर रह गई, नहीं नहीं आप जो रोए ना अच्छी तरह से रोए नहीं, थोड़ी कसर रह गई, यानी सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम देखें थोड़ी। चलिए अगला जो है 5वां पार्ट सहर्ष, ये थोड़ा सा जो है क्रिटिकल पार्ट है। बहरहाल इसको समझना जरूरी है कि यहाँ से आएगा, हम बड़े आसानी से आपको समझाएंगे। देखिए आप बने रहें अंत तक, बहुत जरूरी जो है वीडियो बनता जा रहा है। अब देखिए, अपनी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्म चेतना करक, ये याद रखिएगा, प्रकट होकर, ये इसी में दिया गया है। चलिए, मुक्ति बोध पर जो है, तो ग्वालियर में 17 में जन्म, 64 में मृत्यु, अज्ञेय द्वारा तार सप्तक में इनका नाम आता है। ये तो सबको पता है, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, तो ये इसको याद रखें क्योंकि इससे जो है शहर सिकारा संकलित है। अब इसके बाद जो काठ का सपना, ठीक है ना, विपात्र और सतह से उठता आदमी, ये तीन जो है कथा साहित्य हो गया। आलोचना भी बहुत सारी आलोचनाएं पुस्तकें हैं, तो आप इसको याद रखिए। कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों बाद में छपी, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट भारत इतिहास और संस्कृति, जिसे 1962 में एमपी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। इनके जीवन के बारे में तो हो ही गया कि हार का बदला, बड़े जो है परेशान रहते थे, ठीक है ना। संकल्प धर्मा कभी कहा गया है। 20 वर्ष की जो मिडिल स्कूल मास्टर थे और सुजालपुर उज्जैन चारों घूम के मास्टरी और पत्रकारिता की। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता में जो है, तो ये अगुआ नई कविता के कवि हैं। चलिए एक चीज और जान लीजिए कि जो लंबी कविताएं इनकी है ना, वो मराठी कविता से प्रभावित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें जो है भावनात्मक और विचारा, बहुत विचार है शहर सिकारा में, यहाँ आपको मिलेगा। यह ऊर्जा जो है, ऊर्जा की बात छोड़िए, बस इसमें याद रखिएगा कि इसमें फैंटेंसी तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि मुक्तिबोध को न याद करें और फैंटेंसी को न, तो ये मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश जो है आलोचनात्मक लेखन नहीं। तो चलिए समर्थ पत्रकार भी थे। जल्दी जल्दी हम बात करते हैं कि टाइम अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।
राजनीतिक विषय। अब देखिए इसमें आपको यह याद रखना है, ठीक है ना, यह याद रहे शमशेर सिंह क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ दे रहे हैं कि अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बात कहती चलती, हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं, पहले अधिक पहचानने लगते हैं। तो इसको याद कर लेंगे। सहर्ष स्वीकारा है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत ही कविता जो है वैचारिक है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखें। छोटे आकार की कविताएं तो लिखी हैं, उनमें एक सहर्ष स्वीकारा छोटे में, देखिए स्वीकारना और दूसरा सहर्ष स्वीकारना की बात है। अब इसमें देखिए इसको याद रखिएगा, दुख सुख संघर्ष और साथ उठा पटक सब जो है इसमें अंगीकार किया गया है। अगली बात जहाँ जो है प्रेरणा मिली है उसमें इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है ये मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही चेहरा है, तो इसमें आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एहसास अपलावकारी सब बहुत ही, हाँ इसको याद कीजिएगा आप। इसमें जो याद करें ना, या दिवंगता माँ पत्नी बहन या सहचरी कोई भी हो सकती है, पूछ देगा कि सहर्ष स्वीकारा में किसका वर्णन है। सहज स्नेह के उष्मा जब विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त हो उठी, थोड़ी निसंगता भी एकदम से जरूरी हुआ ही, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी नहीं है, लगातार ये भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय उनको लगा रहता है पूरा। चलिए अब ममता वाली बात याद रखिएगा, जो माँ की ममता की बात है, माँ के बादल, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अधिक नहीं, अब बस यहाँ पे आप याद करेंगे आपको कि दंड सही फिर भी मेरे ये पूरा पाताली अंधकार और अमावस्या की बात कर रहे हैं, इसको याद करेंगे, ठीक है ना। अब ये धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति, ये थोड़ा वैचारिक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। देखिए इसको रोक कर आप पढ़ लीजिएगा, मनुष्य की संपूर्ण चेतना, अंधेरा उजाला, सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना बाना सब आपको इसको परछाई के रूप में मिलेगा। वह कौन है, कौन है, दिवंगता माया प्रिया। चलिए जीवन दर्शन के बारे में अगर बात करें तो इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर ये पूरी एनसीईआरटी है, कबीर के राम और वर्ड्सवर्थ के मातृमना प्रकृति से जो ये तुलना करते हैं। साधक की जगह अगर बात करें तो तेरा तुझको कबीर से हो गया। इसके बाद अन्य संभावित प्रश्न जो इसमें ये याद रखिएगा, गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब दृढ़ता है, यह पूरी कविता आपको याद करना है। चलिए मुस्काता वाली बात हो ही गई। अब इसमें याद करेंगे क्या, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, हो सकता है ये पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है, इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो इस लाइन को, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, यह लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है, सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता। इस तरीके से यह पाठ हो गया। अब आइए छठवें पाठ की बात करें, बहुत ही ये छोटी कविता है, उषा शमशेर बहादुर सिंह की 1911 से 1993। तुमने धरती को देखा है, उसकी सहजता प्राण है, शमशेर की लाइन है, याद करेंगे। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ, तो इसको याद रखेंगे। अब इसमें जन्म के बारे में तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बहरहाल याद रखिएगा। अहमदाबाद में मृत्यु हुई थी, हाँ आपको इसको याद करना। ये कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतना पास अपने, बात मेरी बोलेगी काल तुझे, इसमें आपको इसको याद करना, चुका भी नहीं हूं, ठीक है ना। ये चलिए उर्दू हिंदी शब्दकोश का ये संपादन भी करते हैं, जो जरूरी है उसी पे हम बात करें क्योंकि परीक्षा आपकी नजदीक है। साहित्य अकादमी कबीर सम्मान तो छोड़िए। अब देखिए इसमें आप याद करेंगे शमशेर के साथ कि वो उर्दू और हिंदी का दुआब मानते हैं। साहित्य चित्रकला और संगीत तो दूसरी तरफ मूर्त और अमूर्त की बात हुआ यहाँ पे। विचारों के स्तर पे ये प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पे प्रयोग धर्मी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। शमशेर की पहचान चूंकि बिंब धर्मी कवि के रूप में होती है, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। भाषातीत भी कभी कभी हो जाते हैं, इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं अगर ज्यादा, लेकिन हो जाएगा इतने। अब देखिए
उर्दू शायरी का प्रभाव आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है सर, अब देखिए यहाँ पे जो है सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, मुहावरा और खुद भी कुछ अच्छे शेर भी। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इसमें से कौन सचेत इंद्रियों का कवि है, ये कौन है, शमशेर हैं। चलिए आगे बात करते हैं उषा कविता पर। उषा जो है बहुत ही बेहतरीन कविता है। उषा जो है 1900, जिसे प्रयोगवादी में, इसमें यहाँ जो शिल्प की बात जो प्रयोग करती है, यहाँ प्रयोग है, नया बिंब, प्रतीक, उपमान सब है यहाँ पे। इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। प्रस्तुत कविता उषा जो है क्या है, ये सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। बिंब धर्मी की बात हो गई। देखिए इसमें है क्या, इसमें कवि जो है ना, इसमें भोर के आसमान की मुख्य दृष्टा नहीं है। अब इसमें इन चीजों को याद रखिएगा कि भोर का वर्णन जब करता है, वहाँ सील भी है, राख है, ठीक है, चौका लिपा हुआ है, स्लेट का वर्णन है, कालीमा पर चाक से रंग मल रहा है, ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब गांव की सुबह की बात हो गई, ये तो बात हो ही गई। चलिए और क्या आ सकते हैं इसमें। अब ये तो हम बता ही दिए कि राख से लिपा हुआ चौका है, काली, इसकी चर्चा ग्रामीण परिवेश में है। ये सीधी बात है। उषा जो है कविता भोर के आकाश में राख से लिपे नीले चौके से, प्रात नभ था बहुत नीला संग जैसे में उपमा अलंकार है। अब कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसे, भोर आकाश को कहा है। चलिए बात करते हैं इसमें। पूरी कविता हमने रख दिया इसलिए कि आप इसको पढ़, बहुत छोटी सी कविता है ना, कि इसमें कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राग से लिपा हुआ चौक से, पढ़ लीजिएगा। बहुत काली सिल है, धुल गई है, तो आप इसको रोक के जो है आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटी सी कविता। चलिए आगे बात करें। सातवां पाठ बादल, चूंकि निराला पे हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, पिछले जो है टीजीटी वाली तैयारी में, तो निराला पे ज्यादा इसमें जो है, चूंकि अब यह 9 गति 9 लय ताल तो आपको पता ही होगा, इनके जन्म के बारे में पता ही होगा। बादल लाख यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमने बात कर दिया, जन्म के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे। ये महिषादल, बंगाल, उन्नाव, तो ये सब हो ही गया है। चलिए इनकी रचनाओं पे आप देख लीजिए, इन रचनाओं से प्रश्न आएगा कि निराला जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये इनकी रचनाएं हो गई। इसके बाद गद्य में चतुरी, चमार, प्रभावती, बिल्लेश्वर, बकरे, चोटी की पकड़, काले करनामे, 8 खंडों में इसकी बात कर दी। रचनावली की बात जो है मतवाला पत्रिका से जुड़े हैं। पूरा एनसीईआरटी से, इससे अलग आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। चलिए आगे बात करें जल्दी जल्दी। अब व्यक्तिगत जीवन में कविता को नया स्वर देते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। अब ये इसको आप याद रखिएगा कि विस्तृत काव्य संसार अपने, ठीक है ना, ये काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष, जीवन क्रांति और निर्माण, और ये सब चीजें जो है निराला के बारे में सबको पता है, शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। अब उल्लास, शोक, यानी ये इनके जो है ना कविता का कोलाज है। कोलाज कैसे बनता है देखिए, शोक है, राग विराग है, उत्थान पतन, अंधकार, ये हो गया। अब मुक्त छंद की बात तो हो ही गई। चलिए भाषा भी जो है, ये भाषा हर तरह से आप देखेंगे कि जब राम की शक्ति पूजा वगैरह बात करते हैं तो तत्सम है, और महू महारा जो है, या इसमें जो है व्यंग करते हैं। धिक जीवन जो आता है, ये पता विरोध, इसको याद रखेंगे, निराला का है। बादल राग से बात कर लेते हैं। बादल राग, एक बात जान लीजिए कि बादल राग जो 8 है ना, उसमें छठी कविता है ये। 12 शक्ति साध्य कवि निराला ने एनसीईआरटी में कहा गया इसमें। अब बादल को जो है वो उनका प्रिय विषय है, ये तो खैर सबको पता है। हाँ, इसको आपको याद रखना है कि अनामिका के में 6 खंडों में छठे खंड यहाँ से लिया गया, 6। चलिए लघु मानव के, ठीक है ना, लघु मानव के दुख से त्रस्त कवि है यहाँ पे, और ये क्रांति की बात करते हैं, अट्टालिका नहीं है रे वंचितों की पक्षधरता की बात करते हैं। इसके बाद जो है बादलों के अंग अंग में बिजलियां खोई है, वज्रपात की बात है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी में है, इसमें और ज्यादा कुछ, इसमें बस हाड़ मात्र किसान का बचा हुआ है। हाँ, एक चीज है कि हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते, वहां लघु बिंब का प्रयोग करते हैं। अगली पीढ़ी जब की बात करते हैं, जब अगली पीढ़ी आएगी तो इसका जो है उद्धार होगा। तो धरती के सोए हुए नव अंकुर की बात हो गई ना, नवजीवन, ठीक है ना, ये नव अंकुर की बात करते हैं। चलिए
गंभीर समीर सागर से यहाँ जब शुरू होती कविता ना, तिरती है समीर सागर पे, तो वो जो है वहाँ विराट बिंब है। बाद में जब लघु जो है ना, हिल हिल खिल खिल हाथ चलाते हैं, तो जो लघु बिंब। अब लघु मानव की खुशहाली राग बनती है जीवन निर्माण के राग का सूचक। भैरव संगीत, अब अन्य जो है क्या क्या इसमें आ सकता है। अब इसमें आप जो है एक बार ऐसे पढ़ लीजिएगा कविता रोक के, तिरती है समीर सागर पर, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जो है इसमें जो है अब ये याद रखेंगे कि ये जो है कहाँ का कथन है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक वो सदा पंख पर ही, तो इसको याद रखेंगे। इसलिए हमने हूँ बहू कविता यहाँ रख दिया है, तो आप रोक कर इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, इसमें यह तो खैर सबको पता ही है कि जीर्ण बाहु वाला इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक कदीर, ऐ विप्लव के वीर चूस लिया उसका सर हाड़ मात्र ही है आधार। तो आप ये जीवन पर इसको याद रखेंगे। चलिए 8वां पर, ये तुलसीदास पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। जो मेन मेन चीजें हैं ना, जो अब तक हम लोग नहीं पढ़ा या इसमें है, तो ये इस पे हम लोग बात कर लिए हैं। हृदय सिंधु मत शीप सनाना समाना, मानस से लिया गया, इसी में चूंकि उद्धृत है। बादा राजापुर छोरसबती, इसको नहीं, ये भी बात कर चुके हैं कि कुल 12 रचनाएं हैं। रामचरितमानस विनय पत्रिका, ये ठीक है ना। ये इसमें भी बस ज्यादा नहीं बात करना है हमको। चलिए, राम भक्ति लोक मंगल की बात तो मान ली सबको पता है। अवधि ब्रज की बात हो ही गई है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हम लोग और शास्त्र पे रोक लेते हैं आपको, कि संवेदना के दृश्य लोक की ओर झुके हैं और शिल्प की मर्यादा में शास्त्र की ओर। तो इसको याद रखिएगा, लोक शास्त्र का समन्वय जो है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य या लोक ग्रहित, इसको याद रखेंगे। समन्वय की बात की ही गई है, इसमें जो बनाने की समन्वय की विराट चेष्टा एक ही मानव स्वरूप होते हैं। अब देखिए, मार्मिक प्रसंग आपको याद रखना है, क्योंकि जब उनको मूर्छा लगती है ना, तो मार्मिक प्रसंग को इनको पहचान है। तो इसका वर्णन आदर्शीकृत जो है क्या, गृहस्थ जीवन की बात करते हैं। हिंदी के जातीय कवि हैं, ठीक है ना। उपमा अलंकार तो है ही, देखिए यहाँ इसको याद कीजिएगा, ठीक है ना। ये इसमें जो है ना, जो वशिष्ठ कालिदास के उपमा के लिए है, वही इनके सांग रूपक याद रखिएगा। ये कालिदास से पूछ दे कि वर्णन करते हुए सांग रूपक की बात। चलिए बात करते हैं अब कविता के आसपास, कवितावली से है कि उत्तरकांड से है। एक देखिए, अब इसमें जो है ना, कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, ठीक है ना। इसमें कवितावली से 2 छंद, पहला जो है किस्मी किसान वाला जो है ना, इसमें उन्होंने दिखाया कि संसार जो अच्छे बुरे कर्म से है ना, पेट की आग जो है कौन बुझाता है, राम बुझाते हैं। दूसरे में जो है खेती न किसान वाले में गरीबी की पीड़ा की बात करते हैं, और रावण के तरह जो है गरीबी है। तीसरा है ना कि कैसे कहते हैं कि भक्ति की गहनता इसमें किया गई, काहू की बेटी से बैठना, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, लंका कांड से जो है हमें लक्ष्मण मूर्छा जो अंतिम कांड है लंका कांड से लिया गया। इसमें देखिए क्या क्या जो है मार्मिक आपको याद रखना है, कि ईश्वरीय राम का जो है पूरा मानवीकरण आपको याद रखना है। पूरा रोते हैं, खूब रोते हैं। और रस के बीच ये एक चीज याद रखना है, करुण के बीच में जब हनुमान जी आते हैं ना, तो करुण के बीच वीर रस का जो है इसमें होता है। देखिए, इसमें पुनि पुनि की बात पुनरुक्ति को है ही। कवितावली जो है ब्रज भाषा में है। आग बड़ वागिति में अतिशयोक्ति अलंकार। तव प्रताप उर रख प्रभु जयनाथ अस्कई आयुष पाई पद बंद चलो। ये हनुमान जी भरत से कहते हैं, शुरुआती भरत, भारत नहीं भरत। प्रभु पलाप सुनी हो ही गया है, सोठा छंद है। देखिए, इसमें जो जो चीज है ये याद रखना है, ये दिया हुआ है। चौपाई में क्या है, सम मात्रिक छंद, 16 मात्राएं। यहाँ रुक जाइएगा, याद करके जाइएगा। 40 चौपाइयों वाला लोक प्रसिद्ध। दोहा का अर्ध सम्मात्रिक छंद 11 और 13 होता है, दोहा का उल्टा 16। कवित जो है वर्णिक छंद है, मनहरण कहा गया है इसको। 31 और 16 15 वर्ण होते हैं, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि दिया गया एनसीईआरटी में, इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए, सवैया वर्णिक हो गया, वर्णिक छंद सवैया हो गए, तो इस मत गेंद और मालती इसको कहा गया है। अब इसमें देखिए, आप इन काव्य पंक्तियों को पढ़ लेंगे। ममहित लाग तजंग पितुमाता, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। जैसे ये ना, इसको याद रखें, नारी हित, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सोच रहे हैं। अब ये हमने इसलिए रख दिया कि आपको याद रहेगा
कि किसी भी किसान कुल बनी के भिखारी वट चाकर चपल चट चोर चाट नटेट। तो आप इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है। ऐसे ही खेती न किसान को, न भीख भिखारी को, न भीख बली। और इसके बाद तीसरा वाला का जो है ये तो आएगा, धूत कहो, अवधूत को, राजपूत को, जुलाहा को, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं अगला पाठ, 9वां पाठ, रुबाइयाँ। बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं फिराक साहब पे, ठीक है। फिराक साहब पे बात करते हैं। रुबाइयाँ और गजल दो है। देखिए, अब तुमने रुखसत होता हूँ तुमसे, आओ संभालो साजे वतन, तराने छेड़ो मेरे नगमों की नींद आती है। तो इसमें जो है याद रखिएगा, मूल नाम कभी कोई पूछ देता है, रघुपत साहेब फिराक, ठीक है ना। जन्म और तो रोक के पढ़ सकते हैं, कोई वो बहुत वो नहीं है। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद में शिक्षा अरबी फारसी में होती है। डिप्टी कलेक्टर, और इसके बाद जो है 1920 और 18 के आंदोलन, इंदिरा विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में रहते हैं ये। अभी इनकी रचनाओं को आपको याद रखना है कि ये रचनाएं, गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई। गुले नगमा के लिए साहित्य ज्ञानपीठ ये मिला है, पुरस्कार मिला है इनको। विशेषताओं में देखिए, उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा जो क्या है, रूमानियत और रहस्य शास्त्रीयता बाधा रहता है। देखिए यहाँ पे आप याद रखेंगे कि नजीर, यहाँ तुलना नजीर से, अकबराबादी, हुसैन अली, इनसे इनकी तुलना की गई। फिराक जो है, अब इसके बाद इनको याद रखना, सामाजिक दुख दर्द, व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है ना। यहाँ इसको याद करना है, शायरी में क्या क्या है उनके। अब इसके बाद आम आदमी की बात यहाँ किया गया है, आप शायरी पढ़ेंगे तो हाँ ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा है कि, याद रखेंगे, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं, जिसे हम भौतिक कहते हैं वो दिव्य है। ये फिराक साहब का कथन है। रुबाइयाँ, देखिए रुबाइयाँ है क्या, ठीक है ना। रुबाई उर्दू और फारसी का क्या है, एक छंद है, ठीक है ना, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी चौथी पंक्ति में तुक या काफिया मिलाया जाता था, तीसरी पंक्ति ये स्वच्छंद होती है, इसको याद रखिएगा। यहाँ जो है हिंदी का एक घरेलू रूप मिलेगा। पहले वाला पूरा वात्सल्य पे है, बच्चे के बारे में बात किया गया सूर से, ठीक है ना। तो पहला जो है पूरी तरह से ना वात्सल्य पे है इनका। तो घर लौट बहुत रोए, माँ बाप अकेले मिट्टी। तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे जो है ये बच्चों के वात्सल्य का वर्णन जो सूर करते हैं, वही वर्णन यहाँ ये करते हैं। बस इतना नहीं है ना इसमें। देखिए, लोका देना घुटनियों से लेकर ये सारी चीजें इसमें प्रयोग में आया है। हाँ, ये इसको पढ़ लेंगे तो पूरा पूरा जो है रुबाइयाँ समझ आए। माँ जो है ना हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख जो है आईने में चांद उतर आया, यही पूरा जो है। अब वो रूपवती राखी बंधवाने की बात, ये सब इस रुबाइयों में है। अब देखिए गजल में आपको याद रखना है कि गजल जो है ना कुछ है जिसमें दर्द होता है, शायर होता है, शिल्प की ऊंचाई होती है। अब देखिए, राखी की लच्छे को बिजली की तरह चमक रहा है, यहाँ पे गजल में कवि ने किस ऋतु का, वसंत ऋतु का वर्णन किया है। चलिए, कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हमने रख लिया है। अब देखिए, इसको तो हो गया ना कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाए बच्चे की हंसी। ये वात्सल्य का वर्णन जो है रुबाइयां से। हम यूं हो या किस्मत हो, हमारी दोनों, ये गजल आप पढ़ लीजिएगा, दोनों गजल महत्वपूर्ण गजल है। चलिए, अब अंतिम पाठ जो है, छोटा मेरा खेत और बगुला बहुत जो है, आप भले थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसमें पूरा कवर ये बहुत जरूरी है। उमाशंकर जोशी से बहुत जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं। इनका कथन आप याद रखिएगा, तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता, जी रहा हूं देकर ये आ सकता है, ठीक है ना। मूल नाम, सॉरी ये भूल जाइए, कॉपी हो गया है, ठीक है ना। ये भाई गुजरात पूछ लेगा कि कौन सा कवि गुजरात से संबंधित है, तो उमाशंकर जोशी। अब इनकी एकांकी, विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कहानी जो सापना भरा, शहीद, श्रावणी मेड़ो, विसामो, ये हो गया। और इसके अलावा जो है देखिए गोष्ठी, ठीक है ना, उघाड़ी बारी, क्लांत, ये सब गुजराती शब्द हैं। इसमें संस्कृत पत्रिका के संपादन करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम बात कर लें। अब 20वीं सदी की गुजराती कविता को ये हिंदी में जो है प्रभावित करते हैं उस समय।
ये याद रखिएगा, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का इन्होंने गुजराती में अनुवाद किसने, उमाशंकर जोशी ने। गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ते हैं। चलिए, जीवन के सामान्य प्रसंगों को, वो बहुत ही सामान्य कविता है, ठीक है ना। आज़ादी की लड़ाई में भी गए हैं। छोटा मेरा खेत, देखिए ये जो है कविता, ये देखिए है क्या, है ना कि छोटा मेरा खेत चौगुना, कागज का एक पन्ना है जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है। कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से कोई बीज आया और बीज जम गया और पूरा पौधा बन गया, यानी कविता बन गई। यही पूरी कविता का, यानी बाद में अंत में कृति बन जाती है। अब देखिए इसमें जो है ना, ये पूरा कविता बनने की कहानी है बस। अब बगुला का खेत, अब ऐसे ही बगुले के पंख, यह जो है बहुत ही दृश्य कविता है। सुन लीजिए कब कौन सा प्रश्न आ जाए, ये ध्यान सुनिए। वस्तुगत और आत्मगत संयोग यहाँ मिलेगा आपको एक पंक्ति में। अब देखिए इसमें प्रस्तुत दोनों कविताएं, ये याद रखिएगा कि गुजराती से हिंदी में जो अनुवाद है रघुवीर चौधरी और होला भाई पटेल ने किया है। बगुला का पंख से अभी आगे कविता है, उसको देख लीजिए अपनी, बहुत छोटी सामान्य कविता है। देखिए इसको पढ़िएगा। छोटा मेरा खेत चौकुना है ना, जो हम बताएं अभी, देखिए पूरा आप ऐसे करके पूरी कविताओं को आप पढ़ लीजिएगा। अब जिससे बगुलों का, अब ऐसे समझ सकते हैं कि बगुला एक पंक्ति में उड़ रहे हैं, तो ये बगुला का देखिए, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। अब इसमें आपको जो है, अब बगुलों के पंख से इनसे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रहे, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। ये इस तरीके से हमने पूरे काव्य खंड को आपके समक्ष रखा। बहुत जल्द गद्य खंड और जो है टॉप 100 क्वेश्चन लाएंगे। हाँ, आप बने हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सफल होंगे, और आप लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।